आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में देखेंगे, जो सीटेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो देखते हैं अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? अभिवृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस में भी दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। पहला देखते हैं, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। दूसरा, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। एक निश्चित समय तक ही हमारी जो वृद्धि है वो बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। उदाहरण के लिए लंबाई और चौड़ाई, हमारे शरीर की लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं। तीसरा दिया गया है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण के लिए कभी हमारा लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। चौथा, वृद्धि दिशाहीन होती है। पांचवा, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण, हम भार नाप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है। छठवां, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। सातवां, वृद्धि जीव कोशियों पर आधारित होता है, यानी कि सेल्स पर बेस्ड होता है, सेल्स बेस्ड होता है वृद्धि, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से तो मिलकर ही हमारा शरीर बनता है, वही कहा गया है। आठवां दिया गया है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण देखते हैं, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। अब हम देखते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट है क्या। तो देखते हैं विकास है क्या। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण के तौर पे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। मस्तिष्क यानी कि जो हमारा दिमाग है वो, और भाषा ज्ञान हम लोग कितना कैप्चर कर पाते हैं वो ज्ञान, उससे लिया गया है। दूसरा, विकास जीवन भर चलता रहता है। हम सीखना कभी नहीं छोड़ते, कुछ न कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं, वही विकास है। तीसरा देखते हैं, विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। हमने देखा था कि अभिवृद्धि में जो था उसमें दिशा नहीं होती है, वो दिशाहीन होती है, लेकिन जो विकास है इसकी क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है। पांचवा देखते हैं, विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। छठवा देखते हैं, तो छठवा में दिया गया है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। सातवां देखते हैं, विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। आठवां, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था वृद्धि क्या है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। तो हम लोग देखते हैं गत्यात्मक विकास, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वे दो भाग हैं। तो पहला जो दिया गया है वह है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स पहला है और दूसरा है ग्रोस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या है देखते हैं। इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जिसमें मसल्स का कम यूज़ होता है उसे फाइन मोटर स्किल्स बोला जाता है।
तो जिसमें कम यूज़ होता है तो उसमें देखते हैं, उसमें एग्जांपल में आ जाता है राइटिंग, कलरिंग यानी कि कलर करते हैं वो, ड्राइंग बनाते हैं तब, तो कटिंग किसी भी चीज़ को कट करना, बेकिंग चपाती, ठीक है, जब हम लोग चबाते हैं तब। इसमें जो हमारी मसल्स होते हैं वो उनका कम यूज़ होता है। लेकिन दूसरा होता है क्या, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है स्विमिंग, हमें बहुत ताकत लगती है, जंपिंग, जब हम लोग कूदते हैं तो मसल्स का क्या होता है, पावर लगता है, ठीक है। और तीसरा होता है रनिंग, रनिंग के लिए तो आप जानते ही हैं बहुत एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है, मसल्स का पूरा यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास और नैतिक विकास। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार इसमें कितने भाग दिए गए हैं, 9 भाग दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाल विकास की अवस्थाएं, इसे मैं पढ़ लेता हूँ। बाल विकास की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व यानी कि 9 महीने या 280 दिन, यह अवस्था माता के गर्भाशय से शुरू होता है, ठीक है। जो ये गर्भाशय का अवस्था होता है यह माता, ठीक है, यह जो अवस्था होती है वो माता के गर्भाशय से शुरू होता है। दूसरा होता है शैशव अवस्था, जन्म 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष के होते हैं जब तब शिशु, तो उनके लिए क्या कहा गया है, निर्देश देखिए। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, ठीक है, माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दूसरा में दिया गया है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, यानी कि उसको कुछ सीखने की ललक ज़्यादा रहती है, ठीक है। तीसरा दिया गया है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, यानी कि वे अपने ही आप में मगन रहते हैं, उसको बोला गया है। चौथा दिया गया है, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी कि टॉय एज कहा जाता है इसे, ठीक है, टॉय एज, इसको भी याद रखेंगे। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है, इमिटेशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, अनुकरण द्वारा, ठीक है, दूसरों को देखकर सीखते हैं, उसी को कहा जाता है अनुकरण। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक यानी कि जिसमें कुछ तर्क ना हो, ठीक है, जो कुछ बिना सोचे कहा जा रहा हो, ठीक है, बिना सोच के किया जा रहा हो, वो होता है अतार्किक। तो हम लोग देखते हैं तीसरा जो होता है वो बाल्य अवस्था होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 6 से 12 वर्ष के शिशु आते हैं, मतलब बच्चे आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है वह है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, ठीक है, आरंभिक स्कूल की एज, क्योंकि हम इसी उम्र में क्या कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, स्फूर्ति ज़्यादा होता है इस उम्र में, ठीक है। इसे खेलों की अवस्था या गेम्स स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, हम गेम्स खेलते हैं इस अवस्था में बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, स्टोर होता है, जो भी ज्ञान रहते हैं, ठीक है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खेलते हैं, वो सब चीज़ एक्टिविटी क्या होती है, स्टोर होने लगती है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में, उसी को कहा गया है। इसे टोली समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में आ जाता है हमारे पास 12 से या 13 से 18 वर्ष की उम्र को कहा जाता है किशोरावस्था। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं हमारे, देखिए इसको क्या क्या कहा जाता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ठीक है, इसी में कोई भी बालक या बालिका बिगड़ते या संवरते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सबसे कठिन काल कहा गया है, ठीक है।
इसको अच्छे से निकालिए, फिर आने वाले समय वो अच्छे से निकाल सकते हैं। दूसरा दिया गया है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषभ लिंगी आकर्षक होता है, ठीक है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है, ठीक है, जो पूजा करते हैं हम लोग वो भावना। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आनुवांशिकता, या इसी को बोला जाता है वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक तो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। लड़के में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और लड़कियां में पाई जाती है डबल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 46, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पास आप देख रहे हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत, गाल्टन का सिद्धांत, बीजमैन का सिद्धांत और ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग भाषा और चिंतन में। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। भाषा के प्रकार में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में, पहला है मौखिक, जिसे इंग्लिश में ओरल कहा जाता है, जिसे बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा होता है लिखित, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिटन, अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं संदेश को। तीसरा होता है सांकेतिक, यानी कि साइंड, यानी कि हम लोग संकेत के माध्यम से पहुंचाते हैं, ठीक है। संकेत हो गया, प्रतीक हो गया या चिन्ह, ठीक है, इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो भाषा के 3 प्रकार ये देख लिए। अब देखते हैं हम लोग भाषा का स्वभाव एवं क्रम। तो मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार LSRW ये होता है, ठीक है। क्या होता है? LSRW, ठीक है, LSR, ठीक है, और W, LSRW ये होता है मनोवैज्ञानिक क्रम। L का मतलब होता है लिसनिंग, यानी कि सुनना। S का मतलब होता है बोलना, यानी कि स्पीकिंग। R का मतलब होता है रीडिंग, अर्थात पढ़ना। W का अर्थ होता है राइटिंग, लिखना। LSRW ऐसे याद रखेंगे आप लोग, मनोवैज्ञानिक क्रम, ठीक है। अब देखते हैं मॉन्टेसरी के अनुसार क्या बोला गया है। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बोला गया है LSWR, ठीक है। W को इसमें आगे ला दिया गया है, R को पीछे लिख दिया गया है, ठीक है। LSWR। L का मतलब वो तो ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा मॉन्टेसरी के अनुसार। तो इस दोनों को आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं परिपक्वता। किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है? हमारा परिपक्वता कहलाता है। क्या कहा गया है इसमें? किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना, ठीक है। अब हमें उसके बारे में और कुछ जानने का बचा नहीं है, ठीक है। उसी को कहा जाता है क्या? परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी। अब भाषा विकास के सिद्धांत, तो आप इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा के भाग और रूप, स्वनिम, दूसरा है रूपिम, तीसरा है वाक्य विन्यास, चौथा है अर्थ विन्यास। अब आते हैं हम लोग चिंतन। चिंतन इंग्लिश में बोला जाता है थिंकिंग। चिंतन किसे कहते हैं? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं, ठीक है। तो चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है। चिंतन का जो आरंभ है, ठीक है, जब हम सोचते हैं, ठीक है, वहीं से हमारा क्या होता है? इसका आरंभ होता है, समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। जब तक कोई समस्या समाधान ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं? चिंतन मनन करते हैं। उसी को बोला गया है थिंकिंग। चिंतन के प्रकार आप देख सकते हैं, स्वलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। तो इसमें देख सकते हैं अभिसारी चिंतन है, दूसरा है अपसारी चिंतन है, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के सामान्य प्रकार प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन,
तीसरा है काल्पनिक चिंतन, चौथा है तार्किक चिंतन। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वह है समाजीकरण, इंग्लिश में बोला जाता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन अब क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है वो किससे सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है, और यह पूरे जीवन का निरंतर चलन है। ठीक है, यानी कि ये पूरे जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये कैसे होता है। तो पहला में आता है पालन पोषण, ठीक है, दूसरे में आता है सहयोग, और तीसरे में आता है अनुकरण। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सहयोग हो गया, अनुकरण हो गया, और इसमें दिया गया है पुरस्कार एवं दंड। अब उसके बाद लास्ट में दिया गया है समाजीकरण इकाइयों के प्रकार। तो समाजीकरण इकाइयों के प्रकार में भी दिया गया है सक्रिय एजेंसी और सक्रिय एजेंसी, दूसरा में दिया गया है निष्क्रिय एजेंसी। समाजीकरण की इकाइयाँ भी दिया गया है, पहला में आता है परिवार, दूसरा में आता है विद्यालय, और तीसरा में आता है अध्यापक। तो पहला में है परिवार। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है, और यह समाजीकरण की पहली इकाई होती है। कौन होती है, परिवार। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है। तीसरा जो है सीखने की वह है अध्यापक से सीखते हैं बच्चे। तो बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं, तो छात्रों में भी धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, और आप किस टॉपिक में प्रश्न या फिर जो PDF है वो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।